हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो कि है अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि अपडेटेड रिटर्न क्या होता है, कौन कौन इसको फाइल कर सकता है, कौन फाइल नहीं कर सकता है, कब तक हम इसको फाइल कर सकते हैं और इस पर कितना एडिशनल टैक्स लगता है। चलिए शुरू करते हैं कि अपडेटेड रिटर्न क्या होता है। तो अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझे तो अपडेटेड रिटर्न का मतलब होता है अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करना भूल गए हो, आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो आपको एक एडिशनल टाइम पीरियड दिया जाता है कि उतने टाइम पीरियड के अंदर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। यहाँ पे आता है फर्स्ट वन, यू कैन फाइल योर अपडेटेड रिटर्न इफ यू हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न एंड ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) एंड 139(4) हैज लेफ्ट। इट मींस आपकी जो 31 जुलाई थी, आपने 31 जुलाई को रिटर्न फाइल नहीं करी, उसके बाद आपको एक और पीरियड मिलता है कि आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दो, जो कि हमारी होती है बिलेटेड रिटर्न। अगर आपने वो भी फाइल नहीं करी तब भी आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, तभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसके बाद है पीरियड, कि आप कब तक अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये आता है 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है, जो भी आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आ रहा है, वो जब एंड होगा उससे आप अपने नेक्स्ट 24 मंथ तक आपकी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि असेसमेंट ईयर 22-23 के केस में अगर हम देखें तो 22-23 का असेसमेंट ईयर हमारा एंड होगा 31 मार्च को, जो 31 मार्च 2023 को हमारा एंड हो रहा है। इसके यहाँ से 24 मंथ अगर हम ऐड करें तो हमारी डेट आती है 31 मार्च 2025। इट मींस हम अपनी अपडेटेड रिटर्न 2025 तक फाइल कर सकते हैं, जो कि हमारी होगी 2023 की। आगे चलते हैं, इसमें आता है कि नॉर्मल यहाँ पे जो टैक्स लगता है, टैक्स कितना लगेगा, तो यहाँ पे जो एक नॉर्मल टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, प्लस यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है एडिशनल टैक्स का, कि यहाँ पे आपको 25% या फिर 50% एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। अब आता है कि 25% कब लगेगा एंड 50% का टैक्स रेट कब लगेगा। तो 25% का हमारा रेट लगता है अगर हम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के अप टू 1 ईयर तक रिटर्न फाइल कर देते हैं, तब हमारा लगेगा 25%, और अगर 1 साल के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारा 50% के रेट से एडिशनल टैक्स लगता है। एडिशनल टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो हमने यहाँ पे लिखा है, एडिशनल टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड ऑन, जो हमारा नॉर्मल टैक्स निकल के आएगा प्लस इंटरेस्ट, सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इन सबको ऐड कर देंगे, जो भी टैक्स आएगा उसके ऊपर हमारा एडिशनल टैक्स निकलता है। इन अपडेटेड रिटर्न देयर शुड ओनली बी इनकम, नो रिटर्न कैन बी फाइल्ड फॉर लॉस। इट मींस आप अपडेटेड रिटर्न में सिर्फ इनकम दिखा सकते हो, इनकम की रिटर्न फाइल कर सकते हो, लॉस की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन अपडेटेड रिटर्न देयर कैन नेवर बी डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। इट मींस नो रिफंड और नो इंक्रीज ऑफ रिफंड। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल कर दिया, वहां पे आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, तो वो आपकी डिक्रीज नहीं हो सकती अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो। उस केस में आपका ना तो कभी रिफंड बनेगा, ना ही जो आपका पहले रिफंड बन रहा था आप उसको इंक्रीज कर सकते हो अपडेटेड रिटर्न में। उसके बाद आता है, इफ यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड रिटर्न एंड नाउ यू वांट टू फाइल अपडेटेड रिटर्न, देन यू हैव टू पे एडिशनल टैक्स ऑन दैट एडिशनल इनकम। व्हाट इट मीन, पहले आपने रिटर्न फाइल करी थी, फॉर एग्जांपल 10 लाख की आपने रिटर्न फाइल करी थी, आपने इनकम दिखाई थी 10 लाख की, बट आपको पता चला बाद में अरे 2 लाख की इनकम तो रहेगी, अब आपको 12 लाख की इनकम दिखानी है। तो आपने जो पहले आप क्या करोगे, रिवाइज इनकम जो आपकी 12 लाख है उस पर टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लोगे, उसमें से माइनस करेंगे कि हमने ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर दिया, वो हमने माइनस कर दिया। उसके बाद जो भी हमारी है टैक्स निकल के आएगा, उसके ऊपर हमारा 25% और 50% के रेट से एडिशनल टैक्स लग जाएगा। 25% लगेगा हमारा अगर हम विद इन 1 ईयर रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, अगर आफ्टर 1 ईयर फाइल कर रहे होंगे तो हमारा 50% के रेट से एडिशनल टैक्स लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि कौन कौन पर्सन ऐसा है जो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू फाइल अपडेटेड रिटर्न। एलिजिबल ही नहीं है, ये लोग फाइल ही नहीं कर सकते। कौन कौन, पहला आता है, search has been initiated under section 132 or books of accounts other documents or any other assets are requisite under section 132A। it means अगर किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई सर्च हो गई है, सर्च इनिशिएट हो गई है अंडर सेक्शन 132, या फिर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या उसके कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स या कोई भी एसेट आपके रिक्विजिट हो गए अंडर सेक्शन 132A, उस केस में भी वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। सेकंड, अगर आपके किसी भी पर्सन के खिलाफ अगर कोई सर्वे हो गया है 133A के हिसाब से, अगर कोई सर्वे हुआ है तब भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, लेकिन वो सर्वे TDS या TCS वाला सर्वे नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों है तब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अदर देन TDS एंड TCS सर्वे अगर हुआ है तब अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपका सीजर हुआ है 132 या 132 के हिसाब से। उसके बाद आता है, इफ देयर इज अ सर्वे, सीजर या रेड, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है
कि अगर कोई भी सर्वे, सीजर या रेड हुआ है किसी और पर्सन का, इट मीन्स लाइक आपका नहीं हुआ, किसी और पर्सन का हुआ है, लेकिन एंड दे हैव फाउंड योर बिलोंगिंग्स देयर, वहां पे आपका कुछ सामान मिल गया, सामान मीन्स आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मिल गई, आपकी कोई एसेट मिल गई, इन दिस सिचुएशन एज वेल यू कैन नॉट फाइल अपडेटेड रिटर्न, तो इस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इफ सर्च सर्वे हैज अकर्ड इन एनी असेसमेंट ईयर, लाइक किसी भी असेसमेंट ईयर में सर्च एंड सर्वे हुआ है, यू कैन नॉट फाइल अपडेटेड रिटर्न ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर एज वेल, इसके पिछले साल का भी जो आपका पिछला रेलेवेंट, जो भी आपका पिछला असेसमेंट ईयर होगा उसकी भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी अपडेटेड अगेन, इट मींस अगर आपने कोई अपडेटेड रिटर्न एक बार फाइल कर दी, उस अपडेटेड रिटर्न को फिर से अमेंड नहीं कर सकते, उसको अपडेट नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट यहाँ का जाता है। उसके बाद आता है इफ एसएससी हैज कंप्लीटेड, इफ असेसमेंट हैज कंप्लीटेड और इन प्रोग्रेस इन दिस सिचुएशन आल्सो यू कैन नॉट फाइल अपडेटेड रिटर्न, इट मींस आपके खिलाफ कोई भी नोटिस वगैरह आया, उसमें आपका कोई असेसमेंट कंप्लीट हो गया या फिर अभी असेसमेंट आपका चल रहा है, उस सिचुएशन में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है एओ के पास, AO has information in respect of such person for relevant assessment year in his possession under, लाइक इसका मतलब हुआ कि अगर AO के पास, जो भी आपका असेसिंग ऑफिसर है, उसके पास आपके खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है किसी भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के रिगार्डिंग, कौन कौन से एक्ट के अंदर, यहाँ पे इन्होंने एक्ट स्पेसिफाई किए हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अगर आपके कोई भी खिलाफ अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ब्लैक मनी एक्ट के अंदर अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तब नहीं कर सकते। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, ये सारे हमारे यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स बता दिए। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, बेनामी प्रॉपर्टी अगर आपकी है, एंड देन स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट 1976। तो इन सारे एक्ट्स के अंदर अगर एओ के पास कोई भी आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो और एओ ने आपको वो कम्युनिकेट कर दी है आपके अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले, तो आप उस ईयर की अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। या फिर सबसे लास्ट पॉइंट आता है अगर आपका कोई भी प्रोसिक्यूशन हो गया है, अगर आपका कोई प्रोसिक्यूशन हो गया चैप्टर 22 में, तब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसमें एक पॉइंट मिस हो गया था, लास्ट पॉइंट एक ये पॉइंट बचता है, अगर एओ के खिलाफ कोई किसी भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि उसको मिली है कहाँ से, एज पर सेक्शन 90 और 90A जो आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है DTAA वाली, अगर उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है और वो एओ ने आपको कम्युनिकेट कर दिया, तो उस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते उस असेसमेंट ईयर की। तो ये सारा हमारा था अपडेटेड रिटर्न के रिगार्डिंग कोई सारा डिस्कशन। इसमें कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर डाउट।